जय हिंद साथियों। आज है इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज़ का 9th डे और आज भी हम देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज़ जो कि यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा और हम इस क्वेश्चंस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशंस करने वाले हैं। तो चलो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ पे आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या बताया जा रहा है। कंसीडर द फ्लोइंग पेयर्स। यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं और बताना है कि एक पेयर्स करेक्ट हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था यूपीएससी में 2022 में। तो यहाँ पे पीक यानी चोटी का नाम दिया गया है और यहाँ पे पहाड़ का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये बताना है कि इस पहाड़ का ये चोटी है कि नहीं। ठीक है, जैसे नामचा वर्मा जो है वो गढ़वाल हिमालय का पार्ट है या नहीं। ठीक है, गढ़वाल हिमालय का चोटी का पार्ट है कि नहीं ये बताओ, नामचा वर्मा। और नंदा देवी जो है वो कुमाऊन हिमालय का पार्ट है कि नहीं, उसका पीक है कि नहीं ये बताओ। और नोक्रेक जो है वो सिक्किम हिमालय का पीक है कि नहीं ये बताओ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, ओनली 2, क्योंकि नंदा देवी जो है वो केवल और केवल कुमाऊन हिमालय का जो है वो पार्ट है। ठीक है, बाकी ये सब जो है वो गलत हो जाएंगे इसका स्टेटमेंट। तो चलो हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत होगा, तो देखो नामचा वर्मा जो है वो गढ़वाल हिमालय का पार्ट नहीं है। तो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है ईस्टर्न हिमालय का। नामचा वर्मा किसका पार्ट है, तो ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। तो इसको ध्यान में रखना कि नामचा वर्मा जो कि कितना हाइट है इसका 7,782 मीटर इसका हाइट है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द ईस्टर्न हिमालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये लोकेटेड है कहाँ पे, तो ये लोकेटेड है तिब्बत चाइना में, जो कि क्लोज टू द ग्रेट बेंड ऑफ यारलुंग सानपो ब्रह्मपुत्र रिवर के पास जो है वो क्लोज है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से देख सकते हो कि इसके बारे में और कि गढ़वाल हिमालय, ठीक है, ये क्या है, तो ये जो लोकेटेड है वो कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये ऑप्शंस में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस में दिया गया था। तो इसका देख सकते हो, इसका इम्पोर्टेंट पिक्स का नाम देख सकते हो, कामेत हो गया, चौखंबा हो गया और केदारनाथ हो गया। तो ये सब जो है ना वो इसके इम्पोर्टेंट पीक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और नामचा वर्मा के बारे में बता दिए कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये तिब्बत में लोकेटेड है, ईस्टर्न हिमालय के रूप में। ठीक है, नॉट इन उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालय। तो ध्यान में रखना इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि सेकेंड ऑप्शंस में दिया गया था नंदा देवी। तो नंदा देवी के बारे में देख सकते हो कि ये ऑप्शंस क्या था, ये सही था। तो नंदा देवी जो है वो किसका पार्ट है, तो कुमाऊन हिमालय का जो पार्ट है। ठीक है, इसका हाईएस्ट पीक देख सकते हो कि नंदा देवी जो है ना वो हाईएस्ट माउंटेन के रूप में जाना जाता है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, इसका हाइट कितना है, तो 7,816 मीटर इंडिया का हाईएस्ट पीक के रूप में नंदा देवी को जाना जाता है। तो इसको ध्यान में रखना, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसको कुमाऊं हिमालयन क्यों कहता है, तो यहाँ पे देखो ये हिमालय जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट। और वेस्टर्न पार्ट को जो है वो गढ़वाल हिमालय कहा जाता है और ईस्टर्न पार्ट को जो है वो कुमाऊन हिमालय कहा जाता है। ठीक है, और नंदा देवी जो है वो लाया करता है कहाँ पे, तो ये लाया करता है हिमालयन रीजन के ऊपर, जिसके कारण जो है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो गया था। ठीक है, तो ये नंदा देवी जो है वो कहाँ पे लाया करता है, तो कुमाऊन हिमालय में लाया करता है। ठीक है, कुमाऊन हिमालय का जो है वो चोटी है नंदा देवी। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देख सकते हो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो कि दिया गया था नोक्रेक के बारे में, तो ये सिक्किम का हिमालय के रूप में नहीं है। ठीक है, नोक्रेक जो है ना वो हाईएस्ट पीक है किसका, तो ये गारो हिल्स का हाईएस्ट पीक के रूप में जाना जाता है नोक्रेक हिल्स को, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, ये मेघालय में लोकेटेड है। मेघालय प्लेट्यू का पार्ट है, ना कि हिमालय का। तो ध्यान में रखना कि नोक्रेक जो है वो गारो
हिल्स का हाईएस्ट पीक है, किसका? तो गारो हिल्स का, ध्यान में रखना। ठीक है, सिक्किम हिमालय जो कि सिक्किम में है, ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया था। यहाँ पे देखो हमें नॉकरेक के बारे में क्या दिया था, नॉकरेक जो है वो दिया था कि सिक्किम हिमालय का पार्ट है कि नहीं। ठीक है, तो ये गलत हुआ था। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लो कि सिक्किम हिमालय जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, तो कंचनजंगा इसका हाईएस्ट पीक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नॉकरेक इज़ इन द गारो हिल्स, नॉकरेक जो है वो कहाँ पे है, तो गारो हिल्स में, मेघालय प्लेट्यू में। ठीक है, नॉट इन सिक्किम हिमालय, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो एक मेमोरी ट्रिक के रूप में सारे क्वेश्चंस सारे ऑप्शंस के बारे में देखो। नामचा वर्मा जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये तिब्बत में सिचुएटेड है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या दिया था ऑप्शन में, ईस्टर्न हिमालय का क्या है, ये पार्ट है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय में जो है वो सिचुएटेड है। और नंदा देवी जो है वो कुमाऊं हिमालय का पार्ट है जो कि उत्तराखंड में है। और नॉकरेक जो है वो किसका पार्ट है, तो ये गारो हिल्स का पार्ट है जो कि मेघालय में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का सेकेंड क्वेश्चन होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन को देखो, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे देख सकते हो कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2018 में पूछ लिया गया था। तो ये देखो यहाँ पे, द बैरन आइलैंड जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो पता होगा कि हम इसके बारे में कई बार बता चुके हैं कि बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास जो है वो लोकेटेड है। यहाँ पे देखो उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, तो देखो द बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो। तो हाँ, बैरन आइलैंड एक ऐसा एकलौता आइलैंड है जो कि ये क्या करता है, तो एक्टिव वोल्केनो के रूप में जाना जाता है इंडियन टेरिटरी में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये सही हो गया। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ऑफ ग्रेट निकोबार, तो ये क्या ग्रेट निकोबार से 140 किलोमीटर में सिचुएटेड है क्या, तो नहीं, ये जो है ना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कम से कम 300-400 इस तरह के बीच जो है ना वो सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम आगे। यहाँ पे देखो, द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड एन इनएक्टिव देन, तो नहीं, ये भी स्टेटमेंट जो है ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बैरन आइलैंड जो है ना वो एक्टिव वोल्केनो है। क्या है, एक्टिव वोल्केनो। और 1991 के बाद भी जो है ना वो क्या हो रहा है, तो एक्टिव रूप से जो है ना वो इरप्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओनली वन स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। तो क्या हो जाएगा, सही है वन स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में एनालिसिस देखो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे बैरन आइलैंड जो कि लोकेटेड है इंडियन टेरिटरी में, जो कि एक्टिव वोल्केनो के रूप में जाना जाता है, केवल एक ही वोल्केनो है। ठीक है, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो के रूप में बैरन आइलैंड को जाना जाता है, जो कि लोकेटेड है अंडमान सी में। कहाँ पे लोकेटेड है, तो लोकेटेड है अंडमान सी में, पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि किसका पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है, तो ध्यान में रखना। और बैरन आइलैंड जो कि लाइज करता है 140 किलोमीटर दूर फ्रॉम ग्रेट निकोबार से, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया था, गलत हो गया था। तो देखो यहाँ पे बैरन आइलैंड जो है ना वो लोकेटेड कितना, यहाँ पे देख सकते हो, फोटो में देख सकते हो। ठीक है, तो बैरन आइलैंड ये रहा बैरन आइलैंड, और यहाँ रहा क्या, ग्रेट निकोबार। तो देखो 425 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बैरन आइलैंड जो है वो ग्रेट निकोबार से 425 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। और जबकि पोर्ट ब्लेयर से जो है ना वो 140 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बैरन आइलैंड बोल रहे हैं ना कि बैरन आइलैंड जो है वो 130-140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर से, ना कि ग्रेट निकोबार से। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर से 130-140 किलोमीटर दूर लोकेटेड है बैरन आइलैंड, ये बात ध्यान में रखना। ग्रेट निकोबार से कितना लोकेटेड है, कितना दूर, तो बता चुके हैं कि ग्रेट निकोबार से ये लोकेटेड है 425 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। इट इज़ नॉट अबाउट 140 किलोमीटर फ्रॉम ग्रेट निकोबार, तो लोकेशंस को भी ध्यान में रखना और कितना किलोमीटर की दूरी पर है भी इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में बता दिए हम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि थर्ड ऑप्शन के बारे में,
द लास्ट टाइम द बैरन एलन वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड इन एक्टिव सिंस देन। तो यहाँ पे देखो, द वोल्केनो बिकेम एक्टिव अगेन इन 1991 आफ्टर being dormant for nearly 150 years. However, it has been erupted many times since then, including eruptions in 1994 से 1995 में भी इरप्ट हुआ था। ठीक है, 2005 में भी हुआ था, 2017 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था और 20 में भी हुआ था। तो ये जो है ना वो लगातार इरप्ट होते रहता है। ये वोल्केनो बैरन एलन जो है वो यहाँ का वोल्केनो जो है वो इरप्ट होते रहता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इस कारण से क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन से बताया जा रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पे रिवर्स का नाम दिया गया है और बताना है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स का नाम दिया गया, तो रिवर्स का नाम ध्यान से देखो। और रिवर्स का जब तक लोकेशन नहीं पता होगा तब तक कि कुछ क्वेश्चंस को जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लोकेशंस का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और कहाँ से रिवर जो ओरिजिनेट होती है ये सब भी पता होना ज़रूरी है, और किस स्टेट से होकर बहती है ये भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ जाके गिरती है ये भी पता होना ज़रूरी है। तो रिवर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। हर एग्जाम्स में जो है ना वो रिवर्स से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। यहाँ पे देखो, कंसिडर द फ्लोइंग रिवर्स किशन गंगा। ठीक है, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा। अब बताओ, ये 1996 में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन जो है वो लगातार पूछे जाते हैं। तो रिवर्स को हल्के में नहीं लेना है। अब बताओ कि इसको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में बोला है, क्या बोला है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में लगाओ। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। तो चलो देखते हैं हम इसके बारे में कैसे होगा। यहाँ पे देखो, किशन गंगा जो है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है भाई, ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। यहाँ पे लोकेटेड है किशन गंगा। नॉर्थ से साउथ बोला है, नॉर्थ से साउथ बोला है, तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, किशन गंगा। और गंगा जो कि नॉर्दर्न इंडिया, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, तो ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसका लोकेशंस है ना, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल जो है यहीं पे है ना, तो यहाँ हो जाएगा। और वेन गंगा जो है वो मध्य प्रदेश में है, जो कि उससे नीचे है थोड़ा सा। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो इसको भी ध्यान में रखना। और पेन गंगा जो है वो महाराष्ट्र और तेलंगाना में है, यानी इससे भी नीचे है। हाँ ना जी, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये किशन गंगा जो है वो कश्मीर से होकर के बहता है। ठीक है, और जाके झेलम नदी में पाकिस्तान से हो क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हो। और गंगा के बारे में देख सकते हो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में जाना जाता है गंगा। ठीक है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में जाना जाता है, जो कि ज्वाइन करता है कि इसको बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है गंगा रिवर। ठीक है, और वेन गंगा के बारे में देख सकते हो कि ये जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसका, गोदावरी का, और जो कि प्रवरा नदी को जो है वो ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, और पेन गंगा का देख सकते हो ये ट्रिब्यूटरी है वारधा का, जो कि क्या करती है, ये ज्वाइन कर लेती है गोदावरी सिस्टम को। ठीक है, तो इस प्रकार के इसको भी जो है वो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो रिवर्स इन द नॉर्थ टू साउथ, तो हम इसको बता दिए हैं अभी। क्या बताएं कि किशन गंगा हो गया, गंगा हो गया, और इसके बारे में देखो किशन गंगा के बारे में यहाँ पे ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ओरिजिन भी जो है ना, ओरिजिन पॉइंट ये भी पता होना चाहिए। वेरीनाग स्प्रिंग जो कि जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे जो है वो इसका ओरिजिन पॉइंट है। इसका किशन गंगा रिवर का ये फ्लो करता है किससे, तो जम्मू कश्मीर से होकर के ज्वाइन करता है झेलम रिवर को पाकिस्तान में। तो इसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से गंगा के बारे में देख सकते हो, एक ओरिजिन करता है कहाँ से, तो गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से ओरिजिन करता है। और ये फ्लो करता है, फ्लोज थ्रू अ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से होकर के फ्लो करता है गंगा, और ज्वाइन कर लेती है कहाँ, तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है थ्रू हुगली। ठीक है, उसी प्रकार से देख सकते हो थर्ड ऑप्शन के बारे में, वेनगंगा के बारे में,
कि इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, तो सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन पॉइंट है। वेनगंगा का, किसका, वेनगंगा का। ये फ्लो करती है कहाँ से, तो मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। कहाँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ज्वाइन कर लेती परवरा रिवर कोड, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसका, गोदावरी का। तो ध्यान में रखना। उसी प्रकार से देख सकते हो पेनगंगा के बारे में कि इसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, और ये फ्लो करती कहाँ, महाराष्ट्र और तेलंगाना में, और ज्वाइन कर लेती है वारधा रिवर कोड, जो कि ट्रिब्यूटरी है गोदावरी का। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखो, मैच द लिस्ट। यहाँ पे देख सकते हो कि मैच लिस्ट 1 वैली दिया गया है, और लिस्ट 2 में जो है वो स्टेट दिया गया है, ठीक है। लिस्ट 1 में वैली दिया गया है और लिस्ट 2 में स्टेट दिया गया है, और बताना कि कौन सा कोड जो है वो सही है। यहाँ क्या दिया, वैली दिया हुआ, वैली, और यहाँ पे स्टेट दिया हुआ। अब ये वैली इस स्टेट में है कि नहीं, सो देखो। तो मारखा वैली जो है वो क्या सिक्किम में है। दुजुक्कू वैली, तो ये हिमाचल प्रदेश में है क्या। सांगला वैली जम्मू कश्मीर। यामतांग वैली नागालैंड। तो बता इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। मारखा वैली किस स्टेट में सिचुएटेड है, और दुजुक्कू वैली किस स्टेट में, सांगला वैली किस स्टेट में, और यामतांग वैली जो है वो किस स्टेट में, तो ये बताओ, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट कोड, बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3421, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मारखा वैली जो है वो जम्मू कश्मीर कहाँ पे लोकेटेड है, तो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिए गए थे। कहाँ पे दिए गए था, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 3 फर्स्ट का हो जाएगा मारखा वैली का। दुजुक्कू वैली जो कि ऑप्शन नंबर 4 में था, और कहाँ पे लोकेटेड है, तो नागालैंड में ये लोकेटेड है दुजुक्कू वैली, ठीक है। सांगला वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3421। यामतांग वैली जो कि सिक्किम में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया था। तो इसका करेक्ट ऑर्डर को ध्यान में रखना, ठीक है। यामतांग वैली सिक्किम, है ना, और मारखा वैली जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर इसका हो गया था, और दुजुक्कू वैली की क्या हो गया था, हिमाचल प्रदेश, और सांगला वैली का क्या हो गया था, तो नागालैंड। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 5th क्वेश्चन होगा। तो 5th क्वेश्चन को देखो, कंसिडर द फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पे रिवर्स के नाम दिए गए हैं, और बताना है कि विच ऑफ द एबव राइज, जो कि राइज करते हैं फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2021 में पूछ लिया गया था। तो ईस्टर्न घाट्स हमको पता होना चाहिए, है ना। तो कौन सा रिवर जो है वो राइज करता है ईस्टर्न घाट से। यहाँ पे देखो ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वामसाधारा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो नागावाली और वामसाधारा जो है ना, वो राइज करती है ईस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से। तो चलो हम देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 2 और 4, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ईस्टर्न घाट जो है ना, उसका लेंथ कितना है, 1750 किलोमीटर है, जो कि किस स्टेट से है, किस स्टेट में ईस्टर्न घाट्स फैली हुई है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका और तमिलनाडु में कुछ एक्सटेंशन है। तो इसको ध्यान में रखना। अब जिस स्टेट में एक्सटेंशन है ईस्टर्न घाट्स का, उसी स्टेट से जो रिवर निकल रही होगी वही तो होगा, वही तो करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो ब्राह्मणी जो है ना, ये ब्राह्मणी जो है वो कहाँ से निकल रही है, तो झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना ब्राह्मणी निकल रही है, ठीक है, रिवर्स नियर राउरकेला। तो ये क्या ईस्टर्न घाट्स में है क्या, पूरा रूप से नहीं है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट से जो है ना वो नहीं निकल रही है, ठीक है, ये ईस्टर्न घाट से नहीं निकल रही है, जबकि नागा वाली जो है ना वो ईस्टर्न घाट से निकल रही है। कालाहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो उड़ीसा, यहाँ से जो है ना वो ये ओरिजिन होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना।
जबकि सुवर्णरेखा जो है ना, सुवर्णरेखा जो कि रांची प्लेट्यू है झारखंड छोटा नागपुर में, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना वो ईस्टर्न घाट्स ओरिजिन नहीं हो रही है, ओरिजिन का पार्ट नहीं है, ठीक है। सुवर्णरेखा जो है वो ईस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से वाम साधारा जो है वो ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है, क्योंकि ये लोकेटेड कहाँ पे, तो उड़ीसा में लोकेटेड है, हांडी डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो समझते हैं अब 6 क्वेश्चंस को। 6 क्वेश्चंस है, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरीज डू द पीपल ऑंग ट्राइब लिव। किस यूनियन टेरिटरीज में जो है ना वो ऑंग ट्राइब रहते हैं, ठीक है, ऑंग ट्राइब। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2004 में पूछ लिया गया था। तो कब पूछा गया था, तो 2004 में। तो ऑंग ट्राइब ध्यान में रखना, ऑंग ट्राइब का बात कर रहा है, किसका, ऑंग ट्राइब का। तो कहाँ पे रहते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ऑंग आर वन ऑफ द पार्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि पीबीटीजी के रूप में काउंट किया जाता है ऑंग ट्राइब को। किसको, ऑंग ट्राइब को जो है ना पीबीटीजी के रूप में काउंट किया जाता है। और पीबीटीजी भारत में कितने हैं, पीबीटीजी जो है भारत में 25 ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और ये जो है ना इसको क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया है नेग्रिटो जनजाति में जो है ना वो शामिल किया गया है, ठीक है। नेग्रिटो जनजाति में जो है वो शामिल किया गया है, किसको, तो इसको ऑंग ट्राइब को, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर होम टू सेवरल पीबीटीज। यहाँ पे देख सकते हो और भी अंडमान एंड निकोबार के कुछ पीबीटीजी के रूप में जो है वो आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से, ग्रेट अंडमानीज, ठीक है, ये सब ट्राइब्स के नाम हैं। ओंग हो गया, जरावा हो गया, सेंटिनलीज हो गया और सोम्पेन हो गया। ये सब जो है पीबीटीजी है, जो कि मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पे, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर। तो इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का 7th क्वेश्चन होगा। तो 7th क्वेश्चन को देखो, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था यूपीएससी में, तो ध्यान में रखना। इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल 5 नॉन कॉमर्शियल वेराइटीज ऑफ सिल्क। केवल इंडिया ऐसा कंट्री है क्या जो कि वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग ऑल 5 कॉमर्शियल वेराइटीज, जो कि सिल्क का होता है, वेराइटीज जो होता है वो केवल इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करने वाला भारत ही है क्या। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सो बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट प्रोड्यूसेस ऑल 5 कमर्शियली इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल सिल्क, जो कि नेचुरल सिल्क का ऑल 5 जो कमर्शियल वेराइटीज़ होते हैं उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मूलबरी सिल्क हो गया, तुषार हो गया, तुषार सिल्क, ओक यानी तसार सिल्क, इरी सिल्क, मुगा सिल्क। तो ये सब जो है ना वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है इंडिया में। उसी प्रकार से देख सकते हो स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो गलत हो गया, क्योंकि इंडिया फर्स्ट नहीं है, जबकि इंडिया सेकेंड के रूप में आता है। मुख्य रूप से जो है ब्राज़ील जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का दुनिया में। तो इसको ध्यान में रखना। इंडिया वाज अमंग द टॉप प्रोड्यूसर, जनरली सेकेंड कितना में आता है, तो जनरली सेकेंड पोजीशंस पे आता है प्रोड्यूस करने में शुगर का। तो इसको ध्यान में रखना, नॉट इन लार्जेस्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 8 क्वेश्चन होगा। तो 8 क्वेश्चन को देखो, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है और बताना है कि यहाँ पे बोर्ड्स दिया गया है और इसका हेडक्वार्टर दिया गया है। तो ये इस बोर्ड का हेडक्वार्टर यहाँ पे लोकेटेड है कि नहीं, सो बताना है, ठीक है। तो बताओ कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, रबर बोर्ड का लोकेटेड कहाँ पे है, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है और तंबाकू बोर्ड का लोकेटेड कहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये बताओ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होगा,
तो कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। और जबकि रबर बोर्ड का जो लोकेटेड है वो कोट्याम में है। कहाँ पे है, कोट्याम में। टी बोर्ड का जो है वो लोकेटेड कोलकाता में, और तंबाकू बोर्ड का जो लोकेटेड है वो गुंटूर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, देख सकते हो कॉफ़ी बोर्ड का लोकेटेड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में। रबर बोर्ड का कोट्याम में, टी बोर्ड का कोलकाता में, तंबाकू बोर्ड का गुंटूर में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, इसके बारे में बता दिए अभी। तो और भी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो कि बोर्ड के नाम आते हैं, बोर्ड और उसका हेडक्वार्टर दिया गया रहता है, तो देख सकते हो कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट बोर्ड्स के नाम और उसके बाद हेडक्वार्टर का नाम भी। ठीक है, जैसे स्पाइसेस का, यानी जो साग होता है ना, साग जिसको बोलते हैं, उसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे, कोच्चि केरला में। ठीक है, कोकोनट हो गया, कोकोनट का तो कोच्चि केरला में इसका भी हो गया। कैस्यू बोर्ड हो गया, कैस्यू जिसको किशमिश वगैरह क्या बोलते हैं कि, ठीक है, तो उसका भी बोर्ड हो गया कहाँ पे, कोच्चि केरला में। एपिडा मतलब इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया, न्यू दिल्ली में। टेक्सटाइल कमेटी का क्या हो गया, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो गया। जूट बोर्ड का कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। हॉर्टिकल्चर बोर्ड का हो गया गुरुग्राम हरियाणा में। हैंडलूम डेवलपमेंट कमीशन का हो गया न्यू दिल्ली में। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन को। तो 9th क्वेश्चन को देखो इसमें पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 2000 से 2001 के बीच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया। कौन सा इंडस्ट्रीज जो है ना वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट ग्रो किया था, कब, तो 2000 से 2001 के बीच का बात कर रहा है। कब से बात कर रहा है, 2000 से 2001 के बीच। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया गया था 2003 में, तो इसको ध्यान में रखना। कब पूछा गया था, 2003 में। देखो यहाँ पे सीमेंट हो गया, कोल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, और स्टील हो गया। तो कौन सा इंडस्ट्री जो है वो हाईएस्ट ग्रोथ रेट पकड़ा था 2000 से 2001 के बीच। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्टील का जो ग्रोथ रेट था ना 2000 से 2001 के बीच, 8 कोर इंडस्ट्री जाना जाता है, 8 कोर इंडस्ट्री के रूप में माना जाता है। भारत में जो है बनाया गया है 8 कोर इंडस्ट्री को। ठीक है, उनमें से स्टील का जो परसेंटेज है ना वो 9.2%, यानी हाईएस्ट ग्रोथ रेट था। कब, 2000 से 2001 के बीच। इलेक्ट्रिसिटी का हो गया 4.0%, सीमेंट का हो गया 2.8%, कोल का हो गया 0.9%। एक ग्रोथ रेट किसका बात किया था, 2000 से 2001 के बीच। और क्वेश्चनवा कब पूछ लिया गया था, तो क्वेश्चनवा को जो पूछ लिया गया था वो 2003 में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि जो 8 कोर्स इंडस्ट्रीज जो होते हैं उसका वेटेज दिया गया है। अब वेटेज क्या होता है भाई, एक इंडस्ट्री में वेटेज क्या होता है। मान लो कि तुम एग्ज़ाम दे रहे हो किसी चीज़ का, मान लो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, उनमें से तुम्हारा जो क्वेश्चन आ रहा है ना, मान लो मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, 50 क्वेश्चन मैथ का आ रहा है, जिसमें से और जो है मान लो 100 क्वेश्चन टोटल हैं, 100 क्वेश्चन टोटल हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है ना मैथ का आ रहा है, और जो है मान लो जीके जीएस का जो है 15 क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से और भी क्वेश्चन जो है पूछे आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज किसका हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो मैथ का हो रहा है। तो यही वेटेज दिखाता है इंडस्ट्री में भी, ठीक है, कि इस इंडस्ट्री का जो है ना वो वेटेज सबसे ज़्यादा दिया गया है। तो यहाँ पे देखो कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे गए हैं। देखो यहाँ पे वेटेज जैसे देख सकते हो कि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है उसका वेटेज कितना है, तो 28.04% है। ठीक है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का देख सकते हो कि 19.85% है, स्टील का 17.92% है, कोल का 10.33% है, क्रूड ऑयल का 8.98% है, नेचुरल गैस का 6.88% है, सीमेंट का 5.37% है, फर्टिलाइज़र का 2.63% है। तो इस प्रकार के वेटेज जो है वो दिए गए हैं, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखो, द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन। वर्ल्ड हाईएस्ट, दुनिया का हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2002 में पूछ लिया गया था। तो कोलंबिया, इंडिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इंडिया में लोकेटेड है वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट हाइनले लद्दाख इज वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड, जो कि लोकेटेड कितना एल्टीट्यूड में? तो 4,500 मीटर के एल्टीट्यूड में लोकेटेड है, यानी 14,764 फीट पे लोकेटेड है, एबव द मेन सी लेवल से। ठीक है, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था बेंगलुरु में, एंड बिकम ऑपरेशनल 2000 में हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। देख सकते हो क्या हो सकता है, ऑब्जर्वेटरी जो है वो क्या नाम है? तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, लोकेशन क्या है? तो हैंडले लद्दाख में, और कितना एल्टीट्यूड में? तो 4,500 मीटर में। इसको मैनेज किया था किसके द्वारा? तो IIA के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा इसको मैनेज किया था। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, मेजर टेलीस्कोपिक जो होता है वो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। इसका यूज़ जो किया जाता है किस लिए? तो इसका वर्क जो होता है वो स्टडी करता है स्टार का, ऑब्जर्व करता है प्लैनेट्स का, स्टडी करता है गैलेक्सी का, रिसर्च करता है ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स का, ऑब्जर्व करता है सुपरनोवा को। ठीक है, स्टडी करता है सन एंड एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना का, सपोर्ट्स इंडियाज स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च को जो है वो क्या करता है? तो इसका मेन काम है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।